है, कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है। मैंने कल आपको शायद या परसों आपको बताया था भारत का सबसे नया हाई कोर्ट कौन सा है। लेकिन मैंने कहा ना कि एक भी चीज छोड़ूंगा नहीं आपको परीक्षा में भेजने से पहले। कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपकी रह जाएगी, सब कुछ आप परफेक्ट तरीके से करके जाएंगे। तो आप लोग डेली रात को क्लास में आया करिएगा बेटा। एक एक चीज बड़ा स्ट्रेटेजी के साथ तुम्हारी जो जो मैं क्लास होता है वो तैयार कर रहा हूं, और कुछ भी आपका बचेगा नहीं हमारी क्लास से। तो अब आपसे मैंने पूछा है कि भारत का पहला जो आपका हमारा जो भारत का पहला जो आपका है वो कब बना था, है ना। तो जल्दी से बता दीजिए आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत में पहला इनमें से हाई कोर्ट कौन सा है? कलकत्ता हाई कोर्ट है, या मद्रास हाई कोर्ट है, या इलाहाबाद हाई कोर्ट है, या फिर बंबई है। देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं, कलकत्ता हाई कोर्ट की बात करें तो ये भी आपका 1862 में है ना। मद्रास की बात करें तो मद्रास भी आपका 1862 में। बंबई की बात करें तो ये भी आपका 1862 में। इलाहाबाद की बात करें तो 1866 में। अब बालक फंस गया यहाँ पर। बालक क्या कहेगा कि सर अच्छा कलकत्ता, अरे भाई 1773 भी बता दिया बच्चे ने। हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं पगले, हाई कोर्ट की, हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। तुम गड़बड़ कर दिए यहीं पर, है ना। तुम क्या कर दिए बेटा, गड़बड़ कर दिए यहीं पर। अब क्या आपसे पूछा जाएगा, अब आप सर इन तीनों के चक्कर में फंस गए कि सर अब आप ये बता दो कि इनमें से इन तीनों में से कौन होगा। तो आप याद रखिएगा कि कलकत्ता हाई कोर्ट जो आपका है वो 1 जुलाई को, कब आपका कलकत्ता हाई कोर्ट 1 जुलाई 1862 को, है ना। कलकत्ता हाई कोर्ट जो बना है बेटा वो 1 जुलाई 1862 को बना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें बंबई का, तो बंबई का आपका 14 अगस्त को बना था, 14 अगस्त 1862 को। और मद्रास आपका 15 अगस्त 1862 को। तो आपका सबसे पहले हो जाएगा इसमें कलकत्ता हाई कोर्ट। क्या हो जाएगा, कलकत्ता हाई कोर्ट। दोनों तीनों नहीं है आपका, इस हिसाब से लगाइएगा। कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पुराना है क्योंकि 1 जुलाई 1862 को है, और बंबई आपका 14 अगस्त 1862 को है, और मद्रास आपका 15 अगस्त 1862 को है। और ये तो है ही 66 में, तो ये तो वैसे ही बाद में बना है। तारीख अगर लिखनी है तो 17 मार्च 1866। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे अंतिम कौन सा है, तो आप कहिएगा सबसे अंतिम है आपका अमरावती वाला, है ना, जो आंध्र प्रदेश के लिए है। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी यहां पर। राइट आंसर आपका कलकत्ता हो जाएगा। अगला है आपके सामने, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। इनमें से किसे बेटा अरब सागर की रानी कहा जाता है ना, क्वीन ऑफ अरब सागर। तो आप लोग बता दीजिए अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है ना। अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। लिखित में से किसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। इनमें से किसे बेटा अरब सागर की रानी कहा जाता है ना, क्वीन ऑफ अरब सागर। तो आप लोग बता दीजिए अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है ना। अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। ठीक है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आप लोग आंसर कर दीजिए बेटा, किसे कहा जाता है अरब सागर की। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है ना, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, अरब सागर की रानी क्या हो जाएगा बेटा, कोई बता रहा है कोच्चि को कहा जाता है। कोच्चि की यदि बात करें तो ये आपके केरल में पड़ता है ना। कहाँ पड़ता है, केरल में पड़ता है कोच्चि। इसे हम लोग केरल की न्यायिक राजधानी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, न्यायिक राजधानी कहते हैं, क्योंकि कोच्चि जो है वो केरल के एर्नाकुलम जिले का हिस्सा है। अर्थात केरल का जो एर्नाकुलम है इसी जिले में आपकी कोच्चि पड़ती है, और एर्नाकुलम में केरल का हाई कोर्ट है। तो कई बार आपको देखने को मिल सकता है कि केरल हाई कोर्ट कोच्चि या केरल हाई कोर्ट एर्नाकुलम, क्योंकि जिले का नाम है एर्नाकुलम और जो यहाँ पर शहर है एक बड़ा उसका नाम है कोच्चि। तो कोच्चि को, ये बिल्कुल जो आपका पश्चिमी तट है यहाँ पर केरल का, यहाँ स्थित है आपकी कोच्चि, जिसे हम लोग अरब सागर की रानी कहते हैं। कोच्चि से अगर हम लोग बात करें तो हमारे कुछ अंतरराष्ट्रीय जो जहाज होते हैं यात्रियों को ले जाने वाले, कोच्चि से ही आप लोग पकड़ सकते हैं। अगर आपको मालदीव वगैरह जाना है तो यहाँ से कई आपको अंतरराष्ट्रीय यात्रा कराने वाले जहाज मिलेंगे पानी के, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं, कोच्चि में बहुत सारे टूरिस्ट वगैरह आते हैं। वाटर स्पोर्ट वगैरह की बढ़िया सुविधा है, और यहाँ से जहाज पकड़कर आप लोग कुछ इन देशों में, मॉरिशस मालदीव जैसे देशों में आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। और ये बड़ा सुंदर है, इसलिए उसको अरब सागर की राजधानी रानी भी हम लोग इसे कहते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलेगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोच्चि। हाँ, कोच्चि को अगर हम लोग लिखें तो ऐसे लिखा जाएगा, जो ये लिखा है कोच्चि, ऐसे करके कोच्चि लिखा जाता है, ठीक है। अगले सवाल पर आ जाते हैं, कह रहा है भारतीय रेलवे में
कितने जोन हैं? भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? आपका 8 है, 18 है, 16 है या फिर 12 है? तो आपको बताना है बेटा कि भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भारतीय रेलवे जो है इसमें जोन की संख्या कितनी है ना? इसमें जोन की संख्या है 18, अर्थात भारतीय रेलवे में जोन की संख्या है 18, है ना? इस 18 जोन में एकमात्र मेट्रो भी शामिल है। कलकत्ता मेट्रो भारतीय रेलवे द्वारा ही ऑपरेट की जाती है। कलकत्ता मेट्रो भारत के एकमात्र मेट्रो है। आप लोग देखेंगे कि कई शहरों में मेट्रो है, लेकिन केवल और केवल कलकत्ता की मेट्रो को ही भारत की रेल ऑपरेट करती है, बाकी किसी को नहीं। तो कलकत्ता मेट्रो भी भारतीय रेलवे का एक जोन है। ये भारतीय रेलवे का 17वें नंबर का जोन है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। जो लेटेस्ट है वो है दक्षिण तट रेलवे, है ना? वो क्या है? साउदर्न कोस्टर्न रेलवे जो है ना? दक्षिण तटीय रेलवे जो हमारा है ये सबसे लेटेस्ट है, अर्थात ये 18वां जोन है। याद रखिए इस बात को, रेलवे का 18वां जोन कौन सा है? दक्षिण तटीय रेलवे। दक्षिण तटीय रेलवे, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? विशाखापट्टनम में, है ना? इसका हेडक्वार्टर है बेटा विशाखापट्टनम में। तो आप लोग इस बात को, एनटीपीसी में सवाल ये पूछा जा चुका है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो दक्षिण तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में, और ये भारत का सबसे अंतिम और 18वां रेलवे जोन है। अगर मैं बात करूं 17वां, तो कलकत्ता मेट्रो 17वां रेलवे जोन है, इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। तो 18 आपका यहां पर टोटल हो जाएगा। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। विमल मौर्य बेटा वहां से आगे बढ़ो, और आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय, विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय आपका रेगिस्तान कौन सा है? हाँ जी, विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय। हाँ, विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? गैर ध्रुवी का मतलब है जो ध्रुवों पर नहीं है, नॉर्थ या साउथ पर नहीं है, ठीक है, बीच में है जो। तो आप सब जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवी। अब जो ध्रुवों पर होते हैं वो ठंडे रेगिस्तान होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ठंडे रेगिस्तान होते हैं, क्योंकि ध्रुवों पर आमतौर पर बर्फ ही बर्फ आपको देखने को मिलेगी, चाहे आप दक्षिणी ध्रुव पर चले जाओ और चाहे आप उत्तरी ध्रुव पर चले जाओ, तो ये ठंडे आपके रेगिस्तान होते हैं। लेकिन गैर ध्रुवी जो होगा वो गर्म होगा, जो बीचा बाच में होगा, जैसे हमारा थार है, जैसे हमारा आमतौर पर जैसे सहारा है। तो भैया गैर ध्रुवी में सबसे बड़ा आपका सहारा पड़ जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सहारा पड़ जाएगा, और सहारा पड़ता है अफ्रीका में। आप सब जानते हैं कि अफ्रीका से ही भूमध्य रेखा जाती है, तो इसी भूमध्य रेखा के आसपास आपका सहारा पड़ता है, जो कि एकदम गर्म है, बहुत गर्म रेगिस्तान है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो ध्रुवों पर नहीं है, तो आपका सहारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है अमरकंटक से इनमें से किस नदी का उद्गम होता है? कौन सी नदी इनमें से अमरकंटक से निकलती है? 4 ऑप्शन है, बेतवा नदी, महानदी या चंबल या फिर नर्मदा। तो मैं अगर बात करूं तो आपके ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, है ना, मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलने वाली नदी कौन सी है बेटा? अमरकंटक से निकलने वाली नदी है आपकी नर्मदा, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी आपके पश्चिम की ओर बहती है, किधर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। ये आपके मध्य प्रदेश होती हुई, है ना, ये आपके मध्य प्रदेश से आपकी गुजरात पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? गुजरात पहुंचती है, और गुजरात होते हुए भरूच नामक स्थान से ये कहाँ पहुंच जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ पर गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। इस बात को आप लोग पश्चिम की ओर बहती हैं, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों, प्रमुख नदियों में आती है नर्मदा। अगर नर्मदा की लंबाई की बात करें तो लगभग 1289 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। लगभग इतना मान के आप लोग चलिएगा कि 1289 किलोमीटर की इसकी लंबाई है नर्मदा नदी की। इसी नर्मदा नदी के किनारे पर केवड़िया में, है ना, इसी नर्मदा नदी के किनारे पर केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है। क्या बना है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, अर्थात एकता स्मारक, जो हमारा एकता का जो प्रतीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे।
तो आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा नर्मदा। अगले सवाल पर आ जाता हूँ, कह रहा है भारत के विभाजन की घोषणा किस दिन हुई थी? बहुत बढ़िया सवाल है। आप सब जानते हैं कि भारत के विभाजन की घोषणा माउंटबेटन के द्वारा की गई थी, तो इसे माउंटबेटन योजना भी बोलते हैं। तो आप लोग बताइएगा माउंटबेटन योजना की शुरुआत घोषणा किस दिन हुई थी? 15 अगस्त, 3 जून, 17 या फिर आपका 1? तो आप जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर दीजिए कि भारत में जो विभाजन की बात थी, हाँ, भारत में विभाजन की बात थी बेटा, विभाजन कब हुआ था? भारत के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? आंसर आ रहा है सर, भारत के विभाजन की घोषणा 3 जून को हुई थी। इसे 3 जून योजना या बाल्कन प्लान भी बोला जाता है। इसीलिए आप लोग याद रखिएगा कि इसे इसीलिए 3 जून योजना या फिर बाल्कन प्लान भी बोला जाता है। घोषणा की गई थी माउंटबेटन के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? माउंटबेटन के द्वारा भारत में घोषणा की गई थी 3 जून को, और ये लागू हो गई थी। आपका भारत का विभाजन हो गया था और इसके बाद भारत को स्वतंत्रता मिल गई थी 15 अगस्त 1947 को, जबकि पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिली थी 14 अगस्त 1947 को। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को। और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बन गए थे मोहम्मद अली जिन्ना, जबकि आजादी के बाद भारत के गवर्नर जनरल बने थे माउंटबेटन साहब। भारत के प्रधानमंत्री बने नेहरू जी और वहां के प्रधानमंत्री बने लियाकत अली पाकिस्तान के। इस बात को आप याद रखना, बहुत गहराई में जाके आप लोगों को ये चीजें मैं सिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को याद बनी रहे और परीक्षा में कोई सवाल आपका जीएस में गलत ना हो, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको अगर दिक्कत हो रही है तो जीएस में हो रही है। लेकिन उसके लिए अगर मेहनत करते हो आप लोग, है ना, इस तरीके की क्लास को फॉलो करते हो, तो कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं है आप लोगों को होगी। अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में मदद के लिए निम्नलिखित में से किस संगठनों का गठन भारत के बाहर नहीं हुआ था? इनमें से कौन सा संगठन ऐसा है जिसका गठन भारत में ही हुआ था? 4 ऑप्शन है आपके पास, इंडिया हाउस, गदर पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या बर्लिन समिति। बर्लिन आप लोग जानते हैं जर्मनी की राजधानी है। तो आप लोग इस बात का जवाब दीजिए कि इनमें से किस संगठन का गठन भारत में ही हुआ था? तो बड़ा आसान सवाल है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका गठन 1928 को दिल्ली में हुआ था और इसका गठन किया था चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव जी, भगत सिंह जी के द्वारा दिल्ली में। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसका गठन हुआ था। चंद्रशेखर साहब और भगत सिंह इसमें मेन व्यक्ति थे। तो आप लोग याद रखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन दिल्ली में हुआ था। अगले प्रश्न पर आ जाता हूं मैं। अगला प्रश्न कह रहा है स्वतंत्रता से पहले पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना कहां पर हुई थी? आजादी से पहले भारत में पहली जूट मिल कहां पर बनी थी? तो आप सब जानते हैं कि पहली भारत की जूट मिल आपकी बनी थी कहां पर? पश्चिम बंगाल के रिसरा में। कहां पर बनी थी? तो आप लोग याद रखिएगा, ये बनी थी आपके पश्चिम बंगाल के रिसरा में। ठीक है बेटा, कहां बनी थी? पश्चिम बंगाल के रिसरा में पहली जूट मिल बनी थी भारत में। इसको आप याद रखेंगे। अब सवाल पता है क्या पूछा गया? सवाल पूछा गया कि आजाद, हाँ, सवाल यहाँ पे पिछले साल पूछा गया कि जो सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है वो कौन सा है? तो आप याद रखिएगा कि आजादी से पहले दुनिया में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन भारत में ही होता था। लेकिन जैसे ही हमारा विभाजन हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान में हमारे प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र चले गए। तो आज के समय पर बांग्लादेश टॉप पर आ जाता है जूट के उत्पादन में। लेकिन ज्यादातर जो जूट की मिलें थी वो हमारी तरफ रह गई। तो बहुत सारी जूट की मिल इसीलिए बंद हो गई क्योंकि जूट उत्पादक क्षेत्र तो बांग्लादेश में चले गए। जो उस समय पाकिस्तान था, आज बांग्लादेश है। तो जूट उत्पादक क्षेत्र जहां जूट का उत्पादन होता था वो बांग्लादेश में चले गए। लेकिन जूट की मिलें हमारी तरफ रह गई। तो बहुत सारी जूट मिलें हमारे देश में इसीलिए बंद हो गई क्योंकि उनके लिए कच्चा माल ही नहीं बचा। कच्चा माल वाले क्षेत्र बांग्लादेश में चले गए। तो आप लोग याद रखिएगा कि सबसे पहला आपका कहां पर हुआ था? बंगाल में। आजादी के पहले कहां पर? बंगाल में एक जगह थी रिसरा, रिसरा में हुआ था। अगले सवाल पर आ जाते हैं। कह रहा है आपका आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है ना? आधुनिक भारत का जनक भी इसको कह देते हैं। फटाफट से आप लोग बता दीजिए। इसे भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहते हैं। अब आपको मैं बताऊं कि इनको भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहते हैं। आधुनिक मतलब मॉडर्न मैन, है ना? तो इनको मॉडर्न मैन भी कहा जाता है भारत में, क्योंकि ये जो व्यक्ति थे ये भारत में अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। ये व्यक्ति वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। भारत में अंधविश्वासों से दूर ले जाना चाहते थे देश को। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। इनका नाम था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को हमारे देश में आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इनको भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष कहा जाता है। इन्हें भारत का नव चेतना का जनक कहा जाता है। तो ये सारे टाइटल इनको मिले हुए हैं। इस बात को आप लोग याद रखना। कौन? राजा राम मोहन राय।
सवाल पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किया कब की, तो 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की ताकि लोगों में अवेयरनेस फैला सकें, है ना। इंग्लिश शिक्षा पद्धति के समर्थक थे, इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। अगला है, कह रहा है पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था। आप सब जानते हैं पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। जो पानीपत है कहाँ, तो पानीपत बेटा दिल्ली से उत्तर पश्चिम दिशा में है और ये दिल्ली से लगभग 90 किलोमीटर दूर है, इस बात को आप याद रखिए, हरियाणा में। यहीं पर प्रमुख युद्ध हुआ करते थे। तो पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जीता 1526 में। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, जिसमें एक तरफ अकबर था और एक तरफ हेमू की सेना थी। तो दोनों में युद्ध हुआ और इसमें अकबर को जीत मिली। और तीसरा हुआ अफगान और मराठों के बीच में, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो कह रहा है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली अफगानी थे, से किसने युद्ध लड़ा था, तो आप लोग याद रखिएगा कि तीसरा युद्ध 1761 में अफगान और मराठों के बीच में हुआ था। तो आपका 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों से हुआ था, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि अहमद नगर की किस रानी ने सम्राट अकबर का विरोध किया था। इसमें कौन सी रानी ऐसी हैं जिन्होंने, जो अहमदनगर की थी और सम्राट अकबर का विरोध किया था, सम्राट अकबर का विरोध किया था। तो इस प्रश्न का आंसर भी आप लोग साथ के साथ करते जाइए तो बेहतर रहेगा बेटा, है ना। साथ के साथ आप लोग करते जाइएगा तो बेहतर रहेगा, है ना। हम्म, आंसर नहीं आ रहा और तुम क्लास के आंसर भी नहीं कर रहे हो बेटा। चलो जल्दी से, क्या हो जाएगा बेटा, सब दुर्गावती कह रहे हैं। चांद बीबी जो है वो अकबर के समकालीन है और कहते हैं कि 1595 में अकबर ने जब सेना भेजी तो रानी डरी नहीं और डट के मुकाबला किया। चांद बीबी को अकबर के खिलाफ युद्ध करने के लिए जाना जाता है। अकबर, जिससे उस समय बड़े बड़े सम्राट थर्रा जाते थे, जिसे इस क्षेत्र का सम्राट घोषित कर दिया गया था, बड़ा प्रतापी और महान शासक जो बन चुका था, महान अकबर कहते हैं। चांद बीबी ने उसका मुकाबला किया, अपनी सेना को खड़ा कर दिया अकबर की सेना के आगे 1595 में। तो आप लोग याद रखिएगा, चांद बीबी आपका अहमदनगर की रानी